हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम एक ऐसे स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं जो आप, मैं, हम सब ऑलमोस्ट हर दिन फेस करते हैं। याद करिए वो 1 जनवरी का दिन जब हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैबिट्स फॉर्म करेंगे, करते भी हैं, अच्छी शुरुआत भी होती है, कई जगह हम सब्सक्रिप्शन के पैसे भी दे देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, 1 वीक, 2 वीक या मैक्सिमम 1 महीने बाद वापस से हम पुराने स्टेट पे आ जाते हैं। जो अच्छी हैबिट्स हमने बनाना शुरू किया था वो बन नहीं पाती, जो बुरी आदतों को हम छोड़ना चाहते हैं वो छूट नहीं पाती। तो आखिर ये पूरे हैबिट फॉर्मेशन का गेम क्या है, उससे हम इस वीडियो में समझेंगे। आखिर ये जो स्ट्रगल हम फेस करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें, इससे हम इस वीडियो में जानते हैं। और इसमें जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो बहुत हद तक, इनफैक्ट पूरा इंस्पायर्ड है जेम्स क्लियर के बुक एटॉमिक हैबिट्स में। झूठ बोल रहा है। बहुत बेहतरीन बुक है, अगर आपने वो पढ़ी नहीं है तो उसे ज़रूर पढ़ें। लेकिन हाँ, अगर आपके पास वो बुक पढ़ने का भी समय नहीं है तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे, थोड़ा लंबा ये वीडियो होगा, लेकिन वीडियो को देखते ही एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छी हैबिट्स को हम कैसे फॉर्म करेंगे। क्या बोला तूने? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, बहुत सारे आमतौर पे जो भी हम स्ट्रगल्स करते हैं उस पर बात करेंगे, और सारी चीज़ें जो भी स्टेप वाइज प्रोसेसेस और सिस्टम्स के बारे में बात की गई है उससे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। एक थीम आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी हम जो भी डिस्कस करेंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा उस बात को ही फॉलो करेगा जो उसके लिए सबसे आसान हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? राइट? ये लॉजिक है, ये रूल है, और ये हमेशा ही होगा। भले आप कितने भी मेहनती हो, सब कुछ अच्छे से हो, बहुत मेहनत करें, लेकिन अल्टीमेटली या तो आप मेहनत करके उस रास्ते को आसान कर लें, लेकिन एंड गोल दिमाग का ये होता है कि जो रास्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आप उसे ही फॉलो करेंगे। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे दिमाग को इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन पसंद है। जिस काम को करने से हमें बहुत तुरंत ही संतोष, आनंद मिल जाए, वो काम हम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे उसमें इस थीम को आप ध्यान में रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में हम हमेशा आसान चीज़ों को ही हमारा दिमाग प्रेफर करता है। तो गोल हमारा ये होगा किसी भी स्टेप में कि उस काम को, उस स्टेप को हम कैसे अपने दिमाग के लिए आसान बनाएं, और उस स्टेप्स में हमारे दिमाग को इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन, बहुत जल्दी उसका संतोष, बहुत जल्दी उससे लाभ, उससे आनंद कैसे मिले। तो ये तो हमारी थीम हो गई। क्या बढ़िया था। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे कि होता क्या है। दरअसल बात यह है कि जब भी हम गोल सेट करते हैं तो हम हमेशा एंड गोल पे फोकस करते हैं। हमें वेट लूज करना है, मान लीजिए कि हमें 10 kg लूज करना है, तो ये हमारा एंड गोल हुआ। हमें एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं, ये हमारा एंड गोल हुआ। या फिर मान लीजिए कि मुझे रोज़ सुबह वर्कआउट करना है ताकि मेरा फिजिक अच्छा हो जाए, ये एंड गोल हुआ। और भी बहुत सारे हैबिट्स। तो मोस्टली हर हैबिट्स में हम एंड गोल पे फोकस करते हैं, लेकिन उस एंड गोल तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है उस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। कुछ हद तक करते हैं, हम शायद सोच लेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, अगर मुझे वेट लूज करना है तो फिर रोज़ हम जिम जाएंगे, हम अच्छा डाइट हमारा अच्छा फॉलो करेंगे। ये सब हुआ जो बहुत बेसिक टर्म्स में हमें उस एंड गोल तक ले जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको ये बात कहता हूँ कि इन स्टेप्स से आपके दिमाग के लिए काम आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक स्टेप आपके दिमाग के लिए मुश्किल है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और इन स्टेप्स को करने के बाद आपके दिमाग को इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इस कारण हम फेल होते जाते हैं। कोशिश हम करते हैं, उसके लिए मैं आपको पूरा स्कोर दूंगा, लेकिन हमारे पास उस पूरे प्रोसेस का ज्ञान ही नहीं होता जिसको हम फॉलो करके एंड गोल तक पहुंच पाए। तो मुद्दा यहाँ एंड गोल पे फोकस करने का नहीं है, मुद्दा यहाँ है कि कैसे हम उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकें।
दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इन छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे अगर हमने अपना डाइट स्ट्रिक्ट कर लिया, हमने शुगर छोड़ दिया, या फिर रोज़ जब हम जिम जाना शुरू करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें इमीडिएटली नहीं दिखता, राइट। अगर मैं मान लीजिए कि शुरू के 15 दिन जिम जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मेरा फिजिक बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर अगर मैं स्ट्रॉन्ग डाइट फॉलो करने लगूँ तो ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह में मुझे उसका रिजल्ट दिखने लगेगा, राइट। उसमें टाइम लगता है और उस चक्कर में हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिला तो फिर हम वहाँ पे मोटिवेशन लूज करने लगते हैं। लेकिन पॉइंट यही है, उन छोटे छोटे स्टेप्स को हम कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सके, कैसे हम उसको और कंसिस्टेंटली कर पाए ताकि हम एंड गोल तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर हम उस छोटे छोटे स्टेप्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उस पर हम अगर काबू पा लेंगे तो हम एंड गोल तक ऑलमोस्ट हमेशा जरूर पहुंच जाएंगे, और उसी पे हमें फोकस करना है। वो जो छोटे छोटे गोल्स हैं, वो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे छोटे हमारे जो हैबिट्स हैं जो हम डेली रूटीन में फॉलो करेंगे, वही हमें लॉन्ग टर्म में डिफाइन करते हैं कि हम कैसे बनेंगे। अगर हमारी हैबिट है कि हम हर महीने कुछ पैसे सेव कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हम तभी फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे। लेकिन अगर हम उल्टा सोचें कि हमें एंड गोल पे फोकस करें कि हमें फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, लेकिन हमारी डेली हैबिट उस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो फिर हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप रोज रात में मान लीजिए 1-2 स्लाइस पिज़्ज़ा का खाते हैं, ठीक है, छोटा सा आपने 1-2 स्लाइस खाया, रोज खाया, आपका इमीडिएटली वेट गेन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेम इस बुरी आदत को कंटिन्यूअसली 2 महीने 4 महीने करेंगे, तब आपका वेट फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगा। तो ये जो हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता है अच्छी आदतों में, और बुरी आदतें धीरे धीरे तो हमें ले डूबती हैं, तो यहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और यकीन मानिए, अगर आप रोज 1% भी इंप्रूव करते हैं तो साल के एंड में आप ऑलमोस्ट अपने आप को 37% तक इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप अपने आप को 1% रोज डिग्रेड करते हैं तो आप ऑलमोस्ट फिर 0 पे पहुंच जाएंगे। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर किसी भी बुरी आदत को तोड़ना वो भी बहुत मुश्किल होता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें सही तरीका ही पता नहीं होता एक अच्छी हैबिट को फॉर्म करने के लिए, या फिर किसी भी बुरी आदत को तोड़ने के लिए, और फिर हम वहीं पे फंस जाते हैं। जेम्स क्लियर की इस बुक के अनुसार एटॉमिक हैबिट्स, उन्होंने एक हैबिट फॉर्मेशन को 4 स्टेप्स में तोड़ा है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, और ये एक साइकिल है। अब अभी जो हम कवर करेंगे वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हम इस प्रोसेस को समझेंगे। अब इसमें 4 स्टेप्स जो आपने देखे, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, इसमें से 2 चीज़ों को मैं मैकेनिकल बोलता हूं और 2 चीज़ों पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, क्यू का मतलब हुआ सिग्नल, ऐसे छोटे छोटे सिग्नल्स जो आप अपने आसपास कर सकते हैं जिससे कि वो एक ट्रिगर का काम करेगा किसी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, लेकिन ये सिग्नल, ये क्यू का मतलब हुआ। फिर आता है क्रेविंग, कि उस सिग्नल की वजह से आपके मन में कुछ ऐसा क्या क्रेव करे, जैसे कि जब आपको बहुत तेज भूख लगती है तो आप एक अच्छा डिलिशियस खाना खाने का क्रेव होता है आपको, पिज़्ज़ा, बिरयानी, राइट। तो वो एक क्रेविंग हो गया। तो सिग्नल आपको मिला, सिग्नल से आप पहुंचे क्रेविंग पे, जो एक इमोशनल रिस्पॉन्स हुआ किसी काम को करने के लिए, वो चाहत होना, वो हुआ क्रेविंग। क्रेविंग होने से फिर आपने रिस्पॉन्स किया, उसका आपने कुछ एक्शन लिया कि हाँ चलो अब क्रेविंग हो रहा है तो अब मैं ये काम करूंगा जो कि उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करेगा। और फाइनली जब आपने वो काम किया तो फिर उसका आपको रिवॉर्ड मिला कि हाँ चलो, या तो आप सेटिस्फाई हो गए या तो आपको कुछ अकॉम्प्लिश्ड फील हुआ, तो वो एक साइकिल हो गई। फिर दूसरी हैबिट के लिए फिर सेम प्रोसेस, आपने एक सिग्नल सेट किया, सिग्नल से आपको क्रेविंग हुई, क्रेविंग से फिर आपने उस पर काम किया, रिस्पॉन्ड किया उसको, और फिर आपको रिवॉर्ड मिला। अब सिग्नल और रिस्पॉन्स ये दोनों मैकेनिकल हो गए, जो कुछ हद तक हम प्रोसेस उसका सेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन जो क्रेविंग पार्ट है और जो रिवॉर्ड पार्ट है, मुझे लगता है कि हम में से बहुत को ये पता ही नहीं होता कि हमारे लिए वो क्रेविंग क्या है, हमारे लिए वो रिवॉर्ड क्या होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बड़े बड़े चीजों का, मोटे मोटे चीजों का हमें पता है, जैसे अगर हमें बहुत तेज भूख लगेगी तो हमें क्रेविंग होगा अच्छा खाना खाने का।
या फिर अगर हम बहुत चल के आए हैं, बहुत मेहनत की है, तो हमें क्रेविंग होता है ठंडा पानी पीने का। वो सब हमें पता है। लेकिन जब हम किसी अच्छे हैबिट को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसमें क्रेविंग कहाँ पे आएगा, क्योंकि उस चीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इन जनरल नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ हो गई रिवॉर्ड, कि अगर आप उस स्टेप को करेंगे, अगर आप थर्ड स्टेप रिस्पॉन्ड करेंगे क्रेविंग को, तो आप रिवॉर्ड किसको समझते हैं उस पर भी हम कभी फोकस नहीं करते। हमारा मोस्टली जो फोकस होता है वो होता है रिस्पॉन्स पे, कि अगर हम एंड गोल है हमारा वेट लूज करना, तो उसके लिए हम क्या रिस्पॉन्स हमारा होगा, हम क्या करेंगे, डाइट फॉलो करेंगे, जिम जाएंगे, वो रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन वो ट्रिगर कैसे होगा हम ये नहीं सोचते। उस ट्रिगर को होने के बाद आपको किस चीज़ की क्रेविंग होगी उस पर हम फोकस नहीं करते। और फिर आप एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो मैंने आपको बोला, वो तुरंत इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को हम अपने लिए डिफाइन नहीं करते हैं कि चलो ठीक है, अगर मैं एक बहुत डाइट वाला खाना खा रहा हूँ या फिर अगर मैं जिम जा रहा हूँ, तो इमीडिएटली जिम जाने के बाद मेरे लिए रिवॉर्ड क्या होगा, मुझे किस चीज़ से इमीडिएटली खुशी मिलेगी। तो अगर हम इस चारों लूप को स्ट्रांगली डिफाइन कर लें किसी भी हैबिट के लिए, तब हम उस हैबिट तक पहुंच सकते हैं। चलिए आपको मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि फ़ोन हम सबके पास है, ठीक है। फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आया अचानक से, अब आपको पता नहीं है कि वो नोटिफिकेशन क्या है, किसी का व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपके मन में पहला स्टेप एक सिग्नल आया। अब वो नोटिफिकेशन जो है क्यू या फिर सिग्नल का काम कर रहा है आपके लिए। आपके मन में कौतूहल हुआ कि अरे किसका मैसेज है, मेरे दोस्त का मैसेज है क्या, कल पार्टी होगी, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज है क्या, कल मिलने का प्लान बन रहा है क्या। तो एक मन में अजीब सा क्रेविंग हुआ, तो वो सेकेंड स्टेप है। सिग्नल हुआ, वो नोटिफिकेशन, क्रेविंग हुआ, जो आपके मन में बहुत सारे दिमाग अब दौड़ने लगा कि क्या हो सकता है, राइट। फिर आपने उसका रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड कैसे किया, उस नोटिफिकेशन को देख के, रिप्लाई बैक करके कि चलो कल मिलते हैं, कल पार्टी करते हैं। तो वो रिस्पॉन्ड हुआ आपका, जो आपने उस क्रेविंग के बाद किया। अब मोटा मोटा अगर आप ऊपर से देखें तो आपको फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, आपने उसका रिप्लाई किया, लेकिन इन दोनों स्टेप के बीच में एक थर्ड स्टेप होता है क्रेविंग का, जिसे हम ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि ये फिजिकली नहीं होता, ये आपके मन में होता है। तो क्रेविंग हुआ, आपने देखा। फिर रिवॉर्ड क्या है आपके लिए, एंटी क्रेविंग, कि आपका वो जो क्रेविंग था, आपके मन में जो कौतूहल था, क्या किसका मैसेज होगा, क्या प्लान बन रहा है, वो शांत हो गया। अब अगर कोई अच्छी प्लान बन गई तो वो तो रिवॉर्ड है ही, लेकिन आपके मन में उस क्रेविंग का शांत हो जाना ही वो रिवॉर्ड है। तो कई बार रिवॉर्ड जो है वो एंटी क्रेविंग, वो क्रेविंग का शांत होना भी होता है। तो वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करेगा कि आपके लिए वो स्टेप क्या है। तो ये तो अच्छी आदत नहीं है, मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जो हम में से हर कोई ऑलमोस्ट इस दौर से, इस एग्जांपल से गुजरता है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको जिम जाने की हैबिट फॉर्म करनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नल या क्यू पे। सिग्नल आपके लिए क्या हुआ, तो मान लीजिए जब आप सुबह उठे, तो जो जिम के लिए आप ड्रेस वगैरह, टॉवल्स वगैरह, जो आपका जिम बैग होता है, जो शूज़ होते हैं, उसे आप मे बी अपने बाथरूम में या फिर अपने बेडरूम में ही पूरा तैयारी के साथ रख लीजिए, ताकि आपको उस समय मेहनत ना करनी पड़े। सबसे बड़ा सिग्नल होता है विजुअल सिग्नल, विजुअल क्यू, कि अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है एकदम डायरेक्टली, राइट, तो आप उसको ज़्यादा करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आप बाथरूम में या फिर अपने बेडरूम में उस पूरे जिम बैग को पूरी तैयारी के साथ रात में ही आप रख दीजिए। सुबह आप उसे तुरंत पहन लीजिए, तो ये आपके लिए क्यू सिग्नल का काम करेगा। आपको याद आएगा कि हाँ मुझे जिम जाना है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ रेडी है ऑलरेडी, बस शूज़ डालने हैं, चेंज करना है और जाना है। ये हो गया सिग्नल। अब क्रेविंग क्या होगी, क्रेविंग हर किसी के लिए अलग अलग होगा, राइट। मेरे लिए क्रेविंग क्या होती है कि बहुत सारे स्मार्ट वॉच हमारे पास हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एवरीडे हमारा स्ट्रीक ब्रेक ना हो, कि जो हमारा गोल सेट है कि हम इतने स्टेप्स लेंगे या फिर इतना वर्कआउट करेंगे, तो आजकल हर स्मार्ट वॉच में आप उसे मेजर कर सकते हैं और हर एक स्मार्ट वॉच उस स्ट्रीक को मेंटेन करता है। तो वो अपने आप में एक प्राउड फीलिंग होती है उस स्ट्रीक को कंटिन्यूअसली देखते रहना, राइट। या फिर बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाओ कि मान लीजिए आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है, तो साइनफील्ड स्ट्रैटेजी का आप फॉलो कर सकते हैं। वो क्या करता है, वो कहता है कि अपने चेन को ब्रेक नहीं होने दीजिए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा काम होता है मोटिवेशन का, क्योंकि मोटिवेशन आपको पूरे लॉन्ग टर्म प्रोसेस में साथ नहीं देगा, लेकिन इस स्टेप पे आप मोटिवेशन का यूज करके अपने आप को एक स्टेप अहेड रख सकते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल साइनफील्ड स्ट्रैटेजी के अनुसार मान लीजिए आप एक सिंपल काम कीजिए, आप एक बड़ा सा कैलेंडर ले लीजिए जिसमें ब्लॉक वाइज डेट्स लिखे रहते हैं 1 2 3 4, राइट। इनिशियली हमारे पास मोटिवेशन होता है, जैसे कि 1 जनवरी को हम सब कुछ छोड़ के हमारे पास 1 या 2 वीक तक के लिए खूब मोटिवेशन रहेगा कि हमें जिम जाना है। उस समय क्रेविंग, रिवॉर्ड्स सब भाड़ में जाए, हमारे पास मोटिवेशन है, हम ये काम करेंगे। उस मोटिवेशन का यूज़ करके आप इनिशियल कुछ दिन में अपना स्ट्रीक बना लीजिए, और यहाँ पे आप थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहले दिन गए, दूसरे दिन नहीं गए, फिर तीसरे दिन गए, फिर चौथे दिन नहीं गए, तो कोई बात नहीं, आप क्रॉस कर दीजिए उस डेट में कि हाँ आप इस दिन गए, ताकि आपको लगेगा कि हाँ आप गए हैं, आपका स्ट्रीक मेंटेन हो रहा है। फिर जैसे जैसे आपका मोटिवेशन कम होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी क्रेविंग बढ़ेगी कि आपको वो स्ट्रीक को रोकना नहीं है, उस चेन को ब्रेक नहीं होने देना है। तो मोटिवेशन अगर खत्म भी हो जाए तो आपके पास इस हैबिट की जो सेकेंड स्टेप है क्रेविंग, उसको आप मेंटेन करते हुए, जो कि मेरे लिए होगा फॉर एग्जांपल स्ट्रीक को मेंटेन करना, उस चेन को ब्रेक नहीं होने देना। इनिशियली मेरे पास शायद उतनी क्रेविंग ना हो, तो वहाँ पे हम मोटिवेशन का काम ले सकते हैं, लेकिन जैसे मोटिवेशन कम होगा फिर हम उस स्ट्रीक को मेंटेन करने के लिए क्रेविंग का यूज़ कर सकते हैं। अब हर किसी के लिए क्रेविंग अलग होगा, लेकिन ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आजकल बहुत सारे लोग एज अ क्रेविंग यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या हुआ, हम जिम गए, हमने वर्कआउट किया, फिर वापस आने के बाद उस डेट को क्रॉस करना और उस फीलिंग को लेना एज अ रिवॉर्ड कि मैंने अपना स्ट्रीक आज भी मेंटेन किया है, वो अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, राइट। अब रिवॉर्ड को आप ऐसा नहीं समझिए कि आप सुबह जिम गए और दोपहर को छोले भटूरे दबा रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? वो रिवॉर्ड नहीं हुआ, फिर तो आपकी कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। तो वहाँ पे इसलिए मैंने आपको बोला है कि हमें अपने लिए उस छोटे से स्टेप को, अगर हम एक दिन वर्कआउट कर रहे हैं तो उस वर्कआउट के लिए हमारे लिए क्रेविंग क्या है और हमारा रिवॉर्ड क्या है, ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, जिसपे जनरली हम फोकस नहीं करते। अगली ज़रूरी बात है कि चीज़ों को बहुत ऑब्वियस बना लें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि हमारा दिमाग उसी काम को करता है जो उसके लिए आसान हो, और दिमाग के लिए चीज़ें आसान कैसी होती है, जब उसे पूरी क्लैरिटी रहती है कि आगे क्या होने वाला है, जब आपके मन में, जब आपके दिमाग में पूरा प्रोसेस सेट हो कि ये होगा तो फिर ये होगा, फिर ये होगा तो ये होगा, एग्जैक्ट प्रोसेस विथ टाइम सब कुछ डिफाइन हो। जितना आप दिमाग को क्लैरिटी के साथ जवाब दे पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग के लिए चीज़ें आसान होगी। तो तीसरा चैप्टर जेम्स क्लियर के बुक का ये कहता है कि चीज़ों को बहुत ऑब्वियस बना दें, एकदम आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या होने वाला है। जैसे कि जो 4 स्टेप्स के बारे में हमने बात की हैबिट फॉर्मेशन के लिए, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, आपके मन में बहुत क्लियर होना चाहिए। और इस बात पे मैं जितना भी एम्फेसाइज करूँ कम होगा कि ये 4 स्टेप आपकी हैबिट के लिए क्या है। अच्छा, ये क्यों है, ये सिग्नल है, तो फिर ये मेरे लिए मन में क्रेविंग होगी, मेरे मन में ये क्रेविंग होगा तो ये मेरा रिस्पॉन्स होगा, और ये रिस्पॉन्स होगा तो ये मेरा रिवॉर्ड होगा। अगर बीच का एक भी स्टेप क्लियर नहीं है आपके मन में, तो फिर वो हैबिट फॉर्म नहीं हो पाएगी। एज सिंपल एज दैट। इसलिए इस स्टेप्स, चारों स्टेप्स को हर एक हैबिट के लिए डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से ये बात कहता हूँ कि जब इन जनरल हम हैबिट बनाते हैं तो हम रिस्पॉन्स पे और मे बी शायद अपने सिग्नल पे फोकस कर लेंगे, लेकिन हमारे मन में क्रेविंग क्या है और उसका रिवॉर्ड क्या होगा, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड नहीं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने के बाद आपके लिए रिवॉर्ड क्या होगा उस पर फोकस नहीं करते, जिसके कारण हैबिट फिर सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं, जो क्यूज की हम बात करते हैं, उसे बहुत ऑब्वियस बना लें, इतना ऑब्वियस कि वो एकदम आपके दिमाग में हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल जिम जाना है तो सुबह उठने के आपके सामने ही जिम बैग हो, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल का काम करेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो भी और आसपास के डिस्ट्रैक्शन है उससे आप हटा दें। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना है, अगर आपको शुगर छोड़ना है तो घर में शुगर रखिए ही मत, वो डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। तो कोई भी चीज़, अच्छी हैबिट हो बुरी हैबिट हो, अगर वो आपके रीच के अंदर है तो वो ज़्यादा एक्सेसिबल होती है, वो ज़्यादा ऑब्वियस होती है, और फिर उसको फॉलो करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्यू होता है हमारे लिए वो होता है विजुअल क्यू, विजुअल सिग्नल। जो भी चीज़ हमें अपने आसपास के दायरे में दिखेगी, हम उसे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिटार सीखना है, लेकिन आपने गिटार को पेटी में बंद करके कहीं और रख दिया है,
तो फिर तो आप नहीं ही सीख पाएंगे, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए वही गिटार आपके सामने रखा हुआ है तो बार बार आपके दिमाग को ये याद होगा, वो सिग्नल की तरह काम करेगा कि हाँ मुझे इसे उठाना है और मुझे इसे प्ले करना है। तो विजुअल क्यू क्रिएट करने से उस हैबिट की तरफ आपका अटेंशन बढ़ जाता है। अटेंशन बढ़ा, फिर क्रेविंग हुई, क्रेविंग हुआ, फिर आपने रिस्पॉन्स किया और फिर आपको रिवॉर्ड मिला। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप कौन से काम को किस समय करेंगे। अगेन थीम हमारा सेम है कि आपको अपने दिमाग को क्लैरिटी देनी है। तो ये मत सोचिए कि ठीक है कल हम जिम जाएंगे, अब जिम जब भी स्लॉट फ्री होगा 5 बजे जाएंगे, 6 बजे जाएंगे, 7 बजे जाएंगे, तो फिर मुश्किल होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं तो 6 बजे जाएंगे या 7 बजे जाएंगे, एग्जैक्टली क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टाइम टेबल बना ले, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके दिमाग का काम आसान होता है। तो ये जो शेड्यूलिंग का प्रोसेस है कि हम इतने बजे इतने घंटे के लिए ये करेंगे, उससे आपके दिमाग को बहुत क्लैरिटी हो गई, उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उस हैबिट को फॉलो करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो चीज़ों को ऑब्वियस बना लीजिए, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मेहनत यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्स में नहीं करना है कि रोज मुझे जिम जाने वाली मेहनत ही नहीं करनी है, मेहनत और स्टेप्स में भी करनी है ताकि वो हैबिट सस्टेनेबल हो जाए। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला चैप्टर 4 एटॉमिक हैबिट्स का हमें बताता है कि कैसे चीजों को हम अट्रैक्टिव बना के उसे हैबिट फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में हर चीज का एक आइडियल, एक इमेजिनेटिव वर्जन होता है, राइट। जैसे कि हमारे लिए एक आइडियल ऑफ, एक जिस दिन हम अपने काम से छुट्टी लेते हैं तो एक आइडियल ऑफ हमारे दिमाग में कैसा होगा। हम उस दिन नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे या फिर खूब सारा सोएंगे, खूब खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे, तो एक आइडियल वर्जन ऑफ रिलैक्सेशन होता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे लाइफ पार्टनर कैसे होगी, हम वेकेशन पे जाएंगे तो आइडियली कहाँ रुकेंगे, हमारा घर कैसा होगा। हर चीज़ का एक इमेजिनेटिव, एक अट्रैक्टिव वर्जन हमारे पास, हमारे मन में होता है। और जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे पता है कि ये काम करने से मैं उस वर्जन के नज़दीक पहुंचूंगा, तो उस काम को करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट। और वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो मैटर नहीं करता। अब होता क्या है कि जब हम अपने दिमाग को प्लेजर देते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया खाना खाया या फिर व्हेन यू हैव सेक्स, तो उसके बाद ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको पता ही होगा, बहुत जगह आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, डोपामाइन। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि डोपामाइन का जो रिलीज होता है वो ज़रूरी नहीं कि एक्टिविटी करने के बाद ही हो। उस एक्टिविटी के एंटिसिपेशन में, उस काम के इंतज़ार में भी आपको बहुत हद तक वो प्लेजर आप फील कर सकते हैं। और आप शायद इस बात से रिलेट भी कर पाएंगे कि कई बार एक प्लेजरेबल चीज़ के इंतज़ार में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कंपेयर्ड टू अगर वो चीज़ तुरंत हो जाए तो जब भी हम एक्साइट होते हैं या फिर उस एक्साइटमेंट के इंतज़ार में हमारा ब्रेन एज अ रिवॉर्ड डोपामाइन, इस हार्मोन को रिलीज होता है। अब मुद्दे की बात यह है कि इस हार्मोन को यूज़ करके चीज़ों को हम अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए अट्रैक्टिव होगी उस चीज़ को हम जब इमेजिन करेंगे तभी ये हार्मोन रिलीज होगा। तो कैसे हम इस हार्मोन को यूज़ करके अपने हैबिट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सारी हैबिट्स, वो सारा काम जो आप करते हैं जिससे कि डोपामाइन रिलीज हो रहा है, वो अच्छे काम ही हो। तो इस बात को मैं स्टार करके बोल देता हूँ कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि अच्छी चीज़ों की वजह से ही, अब अच्छा बुरा सब परसेप्शन का खेल है, लेकिन जिससे आपकी रिलेशनशिप्स में या फिर जिससे आपकी हेल्थ पे बुरा असर ना पड़े, उन सब कामों के एक्साइटमेंट में जो डोपामाइन रिलीज होता है, उस हैबिट्स को यूज़ करके, उस एक्साइटमेंट को यूज़ करके कैसे आप अपने हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसको बुक में डिफाइन किया गया है टेम्पटेशन बंडलिंग द्वारा। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको जिम जाना है, आपको पता है कि जिम जाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जिम जाने का मन भी नहीं है, और इस बात से आप और मैं बहुत रिलेट करेंगे, राइट। तो टेम्पटेशन बंडलिंग क्या कहता है हमसे? वो हमसे कहता है कि जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है और जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिससे आपको एक्साइटमेंट होगी, दोनों को आप जोड़ दीजिए। अब इससे होगा क्या? तो आप जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है उसको आप बंडल कर देंगे जो चीज़ आप करना चाहते हैं, तो फिर आपके मन में डोपामाइन रिलीज होगा, जो कि
आपके इस हैबिट लूप के फोर्थ स्टेप का काम करेगा, यानी कि रिवॉर्ड। तो अब चीज़ों को जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे, जिस नीडफुल चीज़ों को जो आपको करनी है उसको अट्रैक्टिव चीज़ों के साथ बंडल करेंगे, तो आपके मन में डोपामाइन रिलीज हुआ जो कि आपको सेटिस्फैक्शन देगा, जिससे कि वो आपके रिवॉर्ड का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको जिम जाने की ज़रूरत है, राइट, और आपको मन लगता है नेटफ्लिक्स देखने में, तो आपने क्या किया कि आपने कुछ शोज़ डाउनलोड कर लिए जो कि आप तभी देखेंगे जब आप जिम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं तो उस समय आपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया और उस समय वो शोज़ देख लिए। इससे क्या होगा कि आपने दोनों चीज़ों को, जो चीज़ आपको करनी है और जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, दोनों को बंडल कर दिया, और एज अ रिवॉर्ड आपका डोपामाइन रिलीज हुआ, आपको एक्साइटमेंट हुआ और वो रिवॉर्ड की तरह काम करेगा, और फिर ये जो हैबिट फॉर्मेशन का चेन है वो दौड़ने लगेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पटेशन बंडलिंग। अगला चैप्टर उस बुक का हमसे कहता है कि किसी भी हैबिट को जितना हो सके उतना आसान बना लीजिए ताकि आप जल्दी शुरुआत कर सके। अब उस हैबिट को परफेक्ट करने के लिए, उस प्रोसेस लूप को परफेक्ट करने के लिए आप जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा उस हैबिट को एग्जीक्यूट करने में डिले होगा और फिर हैबिट फॉर्मेशन में और डिले हो जाएगा। जैसे कि उसमें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर ने क्या किया, उन्होंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा और उनको फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट दिया। पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि ठीक है, जो जितना क्वांटिटी में फ़ोटोज़ सबमिट करेगा उससे उतना स्कोर मिलेगा। तो अगर कोई 100 फ़ोटो सबमिट करता है तो उससे लेट्स से 100 मिल जाएगा, अगर कोई 90 फ़ोटोज़ करता है तो 90 स्कोर मिल जाएगा, एंड सो ऑन। जो दूसरा ग्रुप था उसको उन्होंने कहा कि हर एक बच्चे को एक परफेक्ट फ़ोटो ही सबमिट करना है। आपको क्या लगता है किस ग्रुप का ज़्यादा स्कोर आया होगा? ग्रुप ए का, जिसमें लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए। क्योंकि इसमें हुआ क्या, जब आप 100 फ़ोटो खींचेंगे तो हर एक फ़ोटो खींचने के साथ आपकी जो ये कला है अच्छे फ़ोटोज़ खींचने की, वो धीरे धीरे और तराशते जाएंगे, आप उससे और अच्छा करते जाएंगे, और 100 फ़ोटोज़ में से कहीं ना कहीं एक फ़ोटो ज़रूर होगा जो एकदम फर्स्ट क्लास होगा। लेकिन अगर आप वहीं सोचेंगे कि नहीं ये फ़ोटो अच्छा है, ये फ़ोटो बेकार है, ये घटिया है, ये अच्छा है, तो फिर आप उस लूप में फंस जाएंगे और फिर आप बेस्ट फ़ोटो दे भी ना पाए शायद, राइट। अब सेम अप्रोच को हम अपने हैबिट में यूज़ कर सकते हैं कि देखिए, किसी भी हैबिट को हो सकता है कि उसको करने का कोई परफेक्ट तरीका होगा और वहाँ आप पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उस लूप को डिफाइन करने में कि उसके लिए रिवॉर्ड्स क्या होगा, उसके लिए क्रेविंग, रिस्पॉन्स, क्यूज क्या होंगे, उस परफेक्ट चीज़ को डिफाइन करने तक आप उस हैबिट को रोके रहें। आप तुरंत शुरू कीजिए जो भी सबसे आसान से आसान चीज़ है। जैसे कि अगर मुझे जिम जाना है, राइट, तो मैं इस लेवल तक इनिशियली सोचूंगा ही नहीं कि मुझे जिम जाके वर्कआउट करना है। मैं बस इस चीज़ का हैबिट फॉर्म करूंगा कि ठीक है, कम से कम मैं रोज़ शूज़ पहन लूँ और 2 मिनट वॉक करके आ जाऊँ। वो भी छोड़ दीजिए, रोज़ शूज़ पहन लूँ, जाके मैं थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह कर लूँ और वापस आ जाऊँ। इससे आप शुरुआत कर लीजिए। तो आप जितनी छोटी छोटी चीज़ों को से शुरुआत करेंगे, फिर हम धीरे धीरे बड़ी चीज़ की तरफ बढ़ते जाएंगे। और यकीन मानिए, ये चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है, लीनियरली नहीं। तो अगर आपको इस छोटी सी हैबिट का आदत लग गया, जो कि बहुत आसान है करना, राइट, बस मुझे क्या करना है, जिम वाले कपड़े डालने हैं, 2 मिनट थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है, मे बी शायद 2 मिनट में वॉक करके आ जाऊँगा, दैट्स इट। इसको अगर हम फॉलो करने लगेंगे तो इससे मुझे 30 मिनट के वर्कआउट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, अगर ये हैबिट मेरी स्ट्रांगली हो जाती है तो इसलिए कभी ये मत वेट कीजिए कि मुझे एकदम एंड गोल तक पहुंचने के लिए एकदम परफेक्ट प्रोसेस डिफाइन करना है। उसका एक छोटा सा पार्ट उठाइए और उसको एग्जीक्यूट करना तुरंत शुरू कर दीजिए। फिर आप जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, फिर जो आपका एक्सपोनेंशियली इंप्रूवमेंट होगा, वो देखने लायक होगा। इसी को आप उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक बहुत बैड हैबिट है टीवी देखने की, राइट। जब आप ऑफिस से या फिर स्कूल से आते हैं या फिर कोचिंग के बाद आते हैं तो आप टीवी देखने बैठ जाते हैं। तो अब इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो इस काम को आप पूरा डिफिकल्ट बना दीजिए। केबल कनेक्शन कटवा दीजिए फॉर एग्जाम्पल, या फिर चलिए उतना नहीं तो आप रिमोट की बैटरी कहीं अलग अलग प्लेस कर दीजिए, रिमोट कहीं छुपा के रख दीजिए जो आपको याद ही नहीं है, उसे कहीं लॉक करके चाबी कहीं और छुपा दीजिए। तो जितना वो गंदी हैबिट को अप्रोच करने में आप उसको अपने लिए डिफिकल्ट बना देंगे, उतना ज़्यादा आप उस गंदी हैबिट से दूर होते जाएंगे।
तो चीज़ें जितनी आसान रहेंगी हमारी टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है उसको करने की। अगेन थीम सेम है, वो आसान है तो हमारे दिमाग के लिए आसान है तो हम उसे ज़्यादा करने की टेंडेंसी रखेंगे, और वही वो स्टेप जितना डिफ़िकल्ट होता जाएगा उतना हम उससे भागते रहेंगे। अगला पॉइंट जो है वो इस बुक में वो फोर्थ स्टेप यानी कि रिवॉर्ड को केटर करता है। और ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि रिवॉर्ड को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमसे कहता है कि उस रिवॉर्ड को आपको सैटिस्फाइंग बनाना बहुत ज़रूरी है। वो बस नेम सेक के लिए एक रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपको ये बहुत क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए वो रिवॉर्ड क्या है। वो छोटी सी छोटी फीलिंग हो सकती है, सैटिस्फैक्शन की, फ्लेवर की, किसी भी चीज़ की, लेकिन वो आपके लिए रिवॉर्ड क्या होगा ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ साल पहले एडवर्टाइजिंग कंपनी ने इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। कई बार जब आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, क्लोजअप या फिर कुछ भी, तो एक मिंटी फ्लेवर बहुत सारे टूथपेस्ट में आता है, एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है, राइट। तो वो एक सेटिस्फाइंग फीलिंग है जो बहुत लोगों के लिए, जिससे कि एक हैबिट डेवलप होता है कि आप टूथपेस्ट यूज़ करेंगे और फिर ब्रश करेंगे। तो जब तक वो रिवॉर्ड जो है सेटिस्फाइंग नहीं होगा तब तक बहुत डिफ़िकल्टी आएगी आपको उस हैबिट को कंटिन्यू करने में। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस रिवॉर्ड को, उस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को आपको डिफाइन करना चाहिए। और इनफैक्ट इसीलिए जो स्मोकर्स होते हैं उनको स्मोक करने के बाद इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, जिस वजह से वो स्मोकिंग के हैबिट को छोड़ नहीं पाते हैं। हम लॉन्ग टर्म के कंसीक्वेंसेस पे उतना फोकस नहीं करते। हमें भले मन में पता होगा कि वो हमारे लिए बुरा है, उससे कैंसर होगा, लेकिन चूंकि उसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिस वजह से उस हैबिट को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको बाहर खाना रोकना है, आप बहुत बाहर का खाते हैं, बहुत अनहेल्दी खाते हैं, और समहाउ आप चाहते हैं कि उस हैबिट को रोका जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जितना भी खाना, मान लीजिए कि आज रात में आप प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, और आपको पता है कि ऑन एन एवरेज 500 रुपये या फिर 1000 रुपये आपके खर्च होंगे। बाहर जाने के बजाय उस पैसे को आप सेव कर लीजिए। अगर आप गैजेट के शौकीन हैं तो किसी गैजेट के लिए सेव कर लीजिए, जैसे कि मैं गैजेट का शौकीन हूँ, तो उस पैसे को मैं गैजेट्स खरीदने के लिए सेव कर लेता हूँ। या फिर मान लीजिए कि आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, तो जिस रात में आप बाहर खाने नहीं जाते हैं, उस रिवॉर्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप उसे किसी और सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड से रिप्लेस कर दीजिए, जो कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में हो गया किसी गैजेट के लिए सेव करना, आपके लिए हो सकता है कि किसी वेकेशन के लिए सेव करना। तो उस काम को करने से आपको जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो फिर उस हैबिट के लूप को कंटिन्यू रखेगा। इसलिए इस बात पे सोचना बहुत ज़रूरी है। फाइनली एंड में एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस बुक में लिखी है वो है हैबिट ट्रैकिंग के बारे में। अक्सर क्या होता है कि अगर हम किसी भी हैबिट को फॉलो करते भी हैं तो उसे ट्रैक करना भूल जाते हैं। हम थोड़ा सा कई बार ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं कि ठीक है, अब मेरी आदत तो हो चुकी है, मैंने कुछ दिन तक इस हैबिट को, इस प्रोसेस को फॉलो किया है, तो अब हो गया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, वो हैबिट छूट जाती है। तो इस बात को रियलाइज़ करना कि आपने कितनी मेहनत की है ऑलरेडी, उस चीज़ को क्लियरली देखना, अपने दिमाग को बताना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हैबिट ट्रैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। अब हैबिट ट्रैकिंग का तरीका बहुत इनफाइनाइट वेज में आप कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो उस पर आप तो ट्रैक कर ही सकते हैं ऑटोमेटिकली, नहीं तो जैसा कि मैंने वीडियो में कहीं आपको बताया था कि साइनफील्ड स्ट्रैटेजी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा सा कैलेंडर लेके रोज़ आप उस पर क्रॉस करते जाइए, जिस दिन आप उस हैबिट को करते रहें, तो उससे सिंपल ट्रैकिंग हो जाएगी। इससे आपको एट द एंड ऑफ 15 डेज, एट द एंड ऑफ 1 मंथ या फिर कुछ टाइम बाद दिखेगा खुद ही कि आपने ऑलरेडी कितनी मेहनत कर रखी है। और जिस दिन आपका मोटिवेशन कम होगा, वो ट्रैकर क्यू का काम करेगा, वो ट्रैकर मोटिवेशन का काम करेगा। इसीलिए इस बात को आप गार्ड मान लीजिए कि जो भी आप करें उसे ट्रैक ज़रूर करते रहें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कभी भी आप हैबिट को और आसान बनाने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुन लीजिए जो कि ऑलरेडी उस हैबिट में माहिर है। ऐसा नहीं कि अब दोनों आलसी लोग एक साथ एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन गए और फिर दोनों जिम जा रहे हैं, तो फिर
इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन पुशिंग यू टुवर्ड्स गोइंग टू द जिम, वो आपको पुल बैक करने लगेगा। तो वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का काम होता है कि आपका काम आसान करना। अब उसको कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। आप उसे क्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं कि रोज़ सुबह तुम 5 बजे मुझे फ़ोन करके जगा देना, फ़ोन आएगा तो आप तैयार होकर फिर जिम जाएंगे। या फिर आप उसके साथ जा सकते हैं, जो रिस्पॉन्स वाला स्टेप है आप दोनों साथ में कर सकते हैं। या फिर रिवॉर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, साथ में कॉफ़ी पे आप चले गए, साथ में आप किसी पार्टी में चले गए, तो एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। लेकिन ध्यान रहे कि वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो ऑलरेडी उस हैबिट को कर रहा है, ना कि आपसे भी पीछे है। तो फाइनली अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज करूं तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका पूरा मन हो उस हैबिट को फॉर्म करने का। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं शायद आप 100% उस गोल की तरफ इंक्लाइंड नहीं होंगे। आपको वेट लूज करना है, लेकिन शायद वो आपका 100% गोल ना हो। आपको चाहे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन शायद उसको आप अपने तरफ से 100% ना चाह रहे हो। तो कई बार हम कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। मेजॉरिटी पोर्शन जो है हम उस हैबिट को करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10 to 15% हमारा मन उस चीज़ को अचीव करने का नहीं भी होता है। और जब वैसा होगा तो फिर आप उतनी मेहनत करेंगे ही नहीं जितना आपको करना चाहिए। और मेहनत से मेरा मतलब सिर्फ रिस्पॉन्स पे नहीं है, मेहनत और भी डायरेक्शन में आपको करनी होगी उस हैबिट लूप को जनरेट करने के लिए। तो एक तरफ जब आप उसे जनरेट कर लेंगे तो आप हैबिट को आसान बना लेंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप पूरे मन से उस काम को करेंगे। और वो कैसे दिखेगा? जैसे कि आपने मन बना लिया कि आपको हेल्दी खाना फॉलो करना है, लेकिन आपके फेसबुक पे अभी भी बिरयानी के रेसिपीज, पास्ता के रेसिपीज, पिज़्ज़ा के फोटोज आ रहे हैं। आपके फ़ोन पे अभी भी स्विगी ऐप है जो कि आप तुरंत पे करके खाना मंगवा सकते हैं। तो अगर आप इस हेल्दी हैबिट को 100% नहीं चाहेंगे तो आप ये सारी चीज़ें को, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास से नहीं हटाएंगे। इसीलिए आपको बहुत 100% श्योर होना पड़ेगा कि आप चाह क्या रहे हैं, और फिर उसको बैक ट्रैक करके आप उस हेल्दी हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।